हाँ भैया, तो जो आज का जो हमारा टॉपिक है वह लेंस एनाटॉमी एंड मेटाबॉलिज्म हम पढ़ेंगे। आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ कि जब हाँ मैंने कौन सी बार ये पढ़ा है। 25 ओके, ठीक है। लेंस एनाटॉमी एंड मेटाबॉलिज्म, ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले लेंस के बारे में, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे। लेंस होता क्या है? लेंस एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि ट्रांसपेरेंट है, मतलब ट्रांसपेरेंट मतलब आर पार दिख जाएगा। दूसरी बात, ये एवेस्कुलर होता है। मतलब पहले पहले आप ये देखिए कि जो इसका जो ऑलरेडी बोर्ड लिटा जो पहले से नोट्स लिखा हुआ है, ये तो हमने जो ये आर्टेरियल नर्व हमने खुद से काटा है, ये तो हमने बाद में लिखा है। ठीक है, उसको मैं समझाऊंगा अभी। ठीक है, इरेज कर दे रहा हूँ। ओके, ठीक है, सब कुछ इरेज कर दिया। हाँ, ठीक है। देखिए, लेंस जो होता है वो क्या होता है भैया? ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर है। इसका ब्लड सप्लाई जो होता है एवेस्कुलर होता है, और इसका जो नर्व सप्लाई होता है कोई नर्व का इनर्वेशन नहीं होता। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिखे हैं जैसे हमारे पास ब्लड वेसल्स और नर्व्स, नर्व एंड ब्लड वेसल्स। इसके लिए हम रेड यूज़ करते हैं, ये ख़त्म, मतलब नहीं है। ओके, कोई सप्लाई नहीं है। अब हम बात करते हैं, अगर हम शेप की, अगर हम बात करें लेंस की, बाई कॉन्वेक्स, सब कुछ आराम से पड़ेगा, सब कुछ समझ में आएगा। अब ध्यान दीजिएगा, मैं लेंस की बात कर रहा हूँ। लेंस की बाई शेप होती है, बाई कॉन्वेक्स होती है। एक होता है इंटीरियर सरफेस, एक होता है पोस्टीरियर सरफेस। ठीक है, अगर हम बात करें इंटीरियर सरफेस की, तो ये जो होता है ये लेस कॉन्वेक्स होता है। ठीक है, लेस कॉन्वेक्स होता है, मतलब स्लाइटली फैटर होता है। अच्छा, इसमें क्या होता है, बहुत लोगों को मतलब इसमें डाउट होता है कि मोर कर्वेचर, लेस कर्वेचर। ठीक है, इसमें देखो कर्वेचर मतलब ये होता है, देखो जैसे एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो इसका कर्वेचर ज़्यादा है इसके कंपैरिजन, क्योंकि ये ज़्यादा घुमा हुआ है, ज़्यादा टर्न है। जबकि ये, अगर हम बात करें इसका, ठीक है, जो इसका लेस कर्वेचर रहेगा उसका लेकिन रेडियस ऑफ डायमीटर बढ़ जाएगा, जबकि जिसका मोर कर्वेचर रहेगा उसका रेडियस ऑफ डायमीटर कम ही रहेगा। ठीक है, वही बात है यहाँ पे। ओके, ठीक है, सब कुछ आराम से समझ में आएगा, लास्ट में रिवाइज भी हो जाएगा। एंटीरियर सरफेस जो होता है लेस कॉन्वेक्स होता है, तो इसीलिए क्या होता है, स्लाइटली फ्लैटर। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो कहता है 10 मिलीमीटर। अभी इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, जो हमने आपको बोला था कि जो लेस कर्वेचर और मोर कर्वेचर जो है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ जाएगा, मतलब उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर का न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा रहेगी, और जबकि इसमें जो इसका मोर कर्वेचर रहेगा उसकी कम रहेगी। ठीक, देखते हैं अभी। पोस्टीरियर सरफेस जो होता है वो मोर कॉन्वेक्स है, मतलब कर्व तो है ही। ठीक है, मतलब रिलेटिवली मोर कर्व्ड है। ठीक है, एंटीरियर सरफेस की कंपैरिजन में। दूसरी बात क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका 6 मिलीमीटर, वही बात मैं बोला था। अब हम बात करते हैं इक्वेटर। इक्वेटर का जो डायमीटर है, इक्वेटर का डायमीटर है 10 मिलीमीटर ही है। ये डायमीटर की बात कर रहा हूँ, ये याद रखिएगा, कुछ और ना समझ, जैसे रेडियस नहीं है, डायमीटर है। ठीक है, हर एक पॉइंट में मैं जोड़ दे रहा हूँ जो आपको जो वहाँ जहाँ पे आपको डाउट आ सकता है। अब बात करते हैं इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर। पोस्टीरियर डायमीटर वही हो गया कि हमारे पास इंटीरियर सरफेस, इंटीरियर डायमीटर और पोस्टीरियर डायमीटर वही हो गया मिला के। अब बात करते हैं पोजीशन कहाँ होता है, जो लेंस कहाँ होता है कौन सा? पटेलर फोसा। जो देखो थोड़ा से ऐसे वर्ड है ना जो आपको रटने वाले हैं, याद करने वाले हैं, उसको आप लिख लिया करिए, पटेलर फोसा। ठीक है, रिफ्रैक्टिव पावर अगर हम लेंस की बात करें तो होता है हमारे पास 16 डायप्टर से लेके 19 डायप्टर तक। ठीक है, ये हमारे पास होगा रिफ्रैक्टिव पावर। अब बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस का। देखो, एक सेंट्रल पार्ट होगा, पेरीफेरी। सेंट्रल का जो होता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है, वो होता है 1.406। ठीक है, ये 6 याद 6 है, और ये पेरीफेरी पे है 1.386, 6 यहाँ भी है। ठीक है, याद करने के लिए मैं वही मतलब ट्राई कर रहा हूँ कि आपको याद हो जाए बस। ठीक है, अब हम बात करते हैं लेंस डेवलप फ्रॉम सरफेस एक्टोडम। जो लेंस डेवलप करता है वो एक्टोडम से होता है। ठीक है, यहाँ तक सुनना है। अब हम बात करते हैं लेंस और उसके रिलेटेड स्ट्रक्चर्स क्या क्या होते हैं। ये मैंने डायग्राम अपने लिए बना के रखा है कि हाँ मैं इसको भूलूँ ना कभी, मैं तो ऐसे प्रैक्टिस कर रहा था। ठीक है, अब हम बात करते हैं लेंस के एंड एसोसिएटेड स्ट्रक्चर क्या क्या है, देखते हैं। हमारे पास ये रहा लेंस। ठीक है, ये लेंस हो गया, ये हमारे पास विट्रस हो गया, ये हमारे पास इसके सामने जो होगा एक्वस होगा, ये हमारे पास कॉर्निया हो गया। अब हम बात करते हैं, देखो ये हमारे पास स्ट्रक्चर धीरे धीरे देखना क्या क्या है इसमें। ठीक है, स्ट्रक्चर्स क्या क्या है इसमें। ये हमारे पास क्या है, विट्रस के जस्ट आगे है, विट्रस के जस्ट आगे, तो ये विट्रस बेस है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास लेंस के जस्ट पीछे और विट्रस के जस्ट आगे, इसको बोलते हैं वीगर्स लिगामेंट्स। और हमारे पास एक स्पेस होता है लेंस के जस्ट पीछे, उसको बोलते हैं बर्गर्स स्पेस। एक कैनाल होती है जिसको हम बोलते हैं क्लोकेट कैनाल, जिसमें हम अभी देखेंगे हाईलाइट आर्टरी होती है, जो मतलब मतलब जब बच्चा जब मतलब डेवलप होता है तब उसके काम आता है, मतलब स्पेस। अब हम बात करते हैं मल्टेजियानी का। अब हम बात करते हैं धीरे धीरे वेगेट्स लिगामेंट्स। ये कहते हैं पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लेंस और इंटीरियर फेस ऑफ द विट्रस, यही हम देखे थे, वीगर्स लिगामेंट। अब हम बात करते हैं बर्गर्स स्पेस, या फिर बोलते हैं इसको रेट्रोलेंटर। रेट्रो मतलब पीछे,
लेंटल मतलब लेंस के पीछे, ठीक है। स्पेस क्या होती है, ये स्पेस है, तो स्पेस बिटवीन लेंस एंड विट्रस, ठीक है। जबकि हमारे पास ये लिगामेंट क्या है, अटैचमेंट है किसी सेम, जैसे ये हो गया हमारे पास लेंस, ये मान लो विट्रस। अगर ये स्पेस है तो हमारे पास ये स्पेस हो गया, लेकिन अगर ये लिगामेंट है तो वैगट्स लिगामेंट, ठीक है, वही एग्जैक्टली सेम बात। अब बात करते हैं क्लोकेट्स कैनाल क्या होता है। ये होता है एक ऐसा स्पेस जो हाईलाइट आर्टरी, कौन सा आर्टरी, इसको लिख लीजिए फिर से आप ये जब मैं बोल रहा हूँ ना उसको लिखते जाइए, वो मैं भी खुद लिखता हूँ ताकि मुझे याद भी रहे, ठीक है, आपको भी याद रहे। हाईलाइट आर्टरी ये सप्लाई करता है लेंस ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस, क्योंकि जाहिर सी बात है पहले छोटा सा लेंस रहेगा फिर धीरे धीरे बढ़ेगा, जाहिर सी बात है बच्चे में लेंस और बड़ों में लेंस है ना। अब बात करते हैं क्लोकोट कैनाल एंड हाईलाइट आर्टरी, दोनों के दोनों जो हमारे पास कैनाल है और हाईलाइट आर्टरी दोनों बोथ डिसअपेयर बाय 8th मंथ ऑफ द डेस्टिनेशन। अगर अगर वो परसिस्ट करें तो दो कंडीशन हो सकती है, इफ़ दे परसिस्ट कैन लीड टू टू कंडीशंस। क्या क्या है वो कंडीशन, ये देखिए, ठीक है। कंडीशन ये है कि अगर हाईलाइट आर्टरी पोस्टीरियर सरफेस लेंस का रहेगा तो इसको हम बोलते हैं मिटेंडॉर्फ डॉट्स, ठीक है। क्या लिखेंगे, MITTENDORF डॉट्स, मिटेंडॉर्फ डॉट्स। ये अगर हमारे पास क्या हुआ, हाईलाइट आर्टरी जो है पोस्टीरियर सरफेस पे रहे। लेकिन अगर हम बात करें हमारे पास बर्गमिस्टर पेपिले के, इसको बोलते हैं बर्गमिस्टर पेपिले, उसको बोलते हैं रिमेनेंट एट ऑप्टिक डिस्क। ये हाईलाइट आर्टरी है वो ऑप्टिक डिस्क पे रिमेनेंट रहे, उसको हम बोलते हैं बैगमिस्टर पेपिले, ठीक है। वही हम यहाँ पे लिखे हैं क्लोकेट कैनाल के अंदर हाईलाइट आर्टरी होती है, 8 मिनट ऑफ गेस्टेशन पे डिसअपेयर हो जाता है। मिटेंडॉर्फ डॉट्स तभी बोलते हैं जब पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लेंस पे हाईलाइट आर्टरी परसिस्ट रहे, रिमेनेंट रहे, ठीक है। और हम बात करते हैं बर्गमिस्टर पेपिले तब बोलते हैं जब क्या होता है, एट दैट ऑप्टिक डिस्क रिमेनेंट रहे। अब हम बात करते हैं लेयर ऑफ द लेंस कौन कौन से हैं, ठीक है, लेंस के कौन कौन से लेयर्स हैं, ठीक है। ओके, इसको मैं इरेज कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे कि मैं कहाँ चला रहा हूँ। ओके, ठीक है। हाँ, देखिए लेयर्स ऑफ द लेंस अगर हम बात करें तो इसके 4 लेयर्स हैं, कौन कौन से, आउटर मोस्ट, एंटीरियर एपिथेलियम, पोस्टीरियर एपिथेलियम जो होता है वो अभी बाद में बताऊँगा क्या होता है। उसके बाद हमारे पास कॉर्टेक्स, उसके बाद न्यूक्लियस, 4 कौन कौन से, आउटर मोस्ट लेयर जिसको हम बोलते हैं कैप्सूल, उसके बाद एंटीरियर एपिथेलियम, उसके बाद कॉर्टेक्स, उसके बाद न्यूक्लियस, ठीक है, बहुत सही। अब देखो जो हमारे पास आउटर मोस्ट लेयर होता है कैप्सूल जो होता है, कैप्सूल जो होता है वो थिकनिंग, हाँ अच्छा, कैप्सूल जो होता है वो कवरिंग है, तो क्या होता है कहीं थिक रहेगा कहीं थिन रहेगा, तो थिकेस्ट होता है बेस, थिकेस्ट बेस मेम्ब्रेन इन द बॉडी के अंदर जो कैप्सूल है ये थिकेस्ट होता है पूरी बॉडी अगर हम बात करें। दूसरी बात क्या होता है, अच्छा इसकी थिकनेस वेरी करती है, जैसे हम बात करते हैं कि ये कहाँ थिनेस्ट होता है, थिनेस्ट होता है पोस्टीरियर सरफेस पे, पोस्टीरियर पोल पे, या जो भी बोल लो, ये होती है 4 माइक्रोमीटर, 4 माइक्रोमीटर मतलब 4 × 10⁻⁶ मीटर ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें थिकेस्ट कहाँ होती है, थिकेस्ट होती है पोस्टीरियर प्रीक्वेटोरियल, पोस्टीरियर है और प्रीक्वेटोरियल, ठीक है, इसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर प्रीक्वेटोरियल जोन, यहाँ पे थिकेस्ट होती है और ये होती है अप्रॉक्सीमेटली 23 माइक्रोमीटर, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम बात याद करना चाहें तो, अगर हम याद ही करना चाहते हैं तो याद कर सकते हैं कि एंटीरियर प्रीक्वेटोरियल पे हमारे पास कितना है 21 माइक्रोमीटर, और हमारे पास ठीक है, ओके। अगर हम बात करें इक्वेटर पे तो हमारे पास 17 माइक्रोमीटर, खत्म। एंटीरियर एपिथेलियम क्या होता है, इसके पास 2 सेल होता है, एक होता है ए सेल और एक होता है ई सेल, ठीक है, ए सेल और ई सेल। अब देखो ए सेल का क्या फंक्शन होता है, मेटाबॉलिज्म, तो इसीलिए मैंने लिख रखा है पहले से कि समझने में आसानी रहे। मेटाबॉलिज्म में META मेटाबॉलिज्म, और ये ए सेल का फंक्शन होता है। जबकि अगर हम बात करें जो ई सेल होता है वो न्यू सेल फॉर्म करता है, क्योंकि उसके पास कैपेबिलिटी होती है कि वो माइटोसिस कर सके, ठीक है। तो हमारे पास न्यू मतलब ई सेल, NE न्यू सेल, और ठीक है, ये हमारे पास हो गया एंटीरियर एपिथेलियम। अब हम बात करते हैं पोस्टीरियर, अच्छा एंटीरियर एपिथेलियम तो पोस्टीरियर एपिथेलियम होना चाहिए था, तो पोस्टीरियर एपिथेलियम जो होता है एब्सेंट, क्यों, क्योंकि वो एम्ब्रियोजेनेसिस जो होता है पोस्टीरियर एपिथेलियम जो होता है वो इलोंगेट करता है और क्या बनाता है, वो प्राइमरी लेंस फाइबर बना लेता है, ठीक है। अब बात करते हैं कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स है, ठीक है, ये बनाता है यंग लेंस फाइबर फाउंड इन आउटर कॉर्टेक्स, यंग लेंस फाइबर जो होता है आउटर कॉर्टेक्स में पाया जाता है। उसके बाद हमारे पास न्यूक्लियस के जोन्स है कुछ, ठीक है, उसके 4 जोन्स हैं, कौन कौन से, देखो एक हम ऐसे याद करते हैं, आईफा होता है ना, AIFA, लेकिन ए की जगह ई लिख लो, ठीक है, आईफा, तो ए मतलब एडल्ट हो गया, ठीक है, ऐसे आप लिखते जाइए साथ साथ याद हो जाएगा। आई से इन्फेंटाइल हो गया, ठीक है, उसके बाद हमारे पास एफ से फीटल हो गया, और हमारे पास ई से एम्ब्रियोनिक हो गया, ठीक है, ये हमारे पास हो गया, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कैसे होता है।
जो हमारे पास एम्ब्रॉयनिक सेंटर होता है, ये ओल्डेस्ट लेंस फाइबर होता है और प्राइमरी लेंस फाइबर ये वन होता है। जबकि अगर हम बात करें फीटल, इन्फेंटाइल या एडल्ट जो होता है, सेकेंडरी लेंस फाइबर होता है। ठीक है। दूसरी बात, कॉर्टेक्स और न्यूक्लियस क्या करते हैं, कंटेन करता है लेंस फाइबर। क्योंकि खुद देखो कॉर्टेक्स क्या था, यंग लेंस फाइबर जो होता है कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं कुछ सूचर्स होते हैं, सूचर्स इन लेंस, वो कब बनते हैं, फीटल पीरियड में बनते हैं। अगर इंटीरियर सूचर होगा तो भैया वाई शेप होगा, अगर पोस्टीरियर सूचर है तो इन्वर्टेड वाई शेप होगा। ठीक है, वाई इन्वर्टेड वाई, खत्म। अब हम बात करते हैं प्रोटीन्स होते हैं कुछ लेंस में। प्रोटीन लेंस में देखो, प्रोटीन्स होते हैं लेंस में, उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के काम आते हैं और उनके डिस्टर्बेंस में बहुत कुछ हो सकता है, कैटरैक्ट वगैरह हो सकता है। ठीक है, ओके देखते हैं हम लोग। इसको इरेज कर लें 1 मिनट। हाँ ठीक है, ये मैं जानबूझ के लिखता हूँ क्योंकि मुझे याद रहे। ठीक है, ठीक है। तो हमारे पास प्रोटीन लेंस में कौन कौन से हैं, वाटर सोल्यूबल है और एक है वाटर इनसोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल का हम दूसरा नाम क्या देते हैं, क्रिस्टलिन। ठीक है, और करिए क्रिस्टलिन लिख लो, क्रिस्टलिन्स। अच्छा, अब हमारे पास वाटर सोल्यूबल में 3 हैं, अल्फ़ा, बीटा और गामा। अल्फ़ा जो है वो लार्जेस्ट क्रिस्टलिन है। ये हीट शॉक प्रोटीन होता है, तो हीट शॉक है तो क्या करेगा, प्रोटीन का जो डीनेचुरेशन होगा उसको बचाएगा, प्रिवेंट डीनेचुरेशन ऑफ अदर क्रिस्टलिन। ठीक है, अदर क्रिस्टलिन। ओके, अब हम बात करते हैं, ये तो लार्जेस्ट हो गया ये। ओके, ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, ये लार्जेस्ट है। लेकिन अगर हम बात करें कि मेजर कौन सा है, मेजर हमारे पास कौन सा है, बीटा 55% अप्रॉक्सीमेटली। और गामा हमारे पास कितना है, गामा मतलब गामा है और वाटर सोल्यूबल प्रोटीन में आता है। अब हम बात करते हैं वाटर इनसोल्यूबल। वाटर इनसोल्यूबल में 2 तरीके आते हैं, एक तो होता है यूरिया सोल्यूबल, एक होता है यूरिया इनसोल्यूबल। अब यूरिया सोल्यूबल जो होते हैं, जो यूरिया सोल्यूबल होते हैं वो साइटोस्केलेटल प्रोटीन होते हैं। ठीक है, साइटोस्केलेटल प्रोटीन होते हैं। अगर इनका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो क्या बनाएंगे, ये कैटरेक्ट बना देंगे। ठीक है, दैट विल लीड टू कैटरेक्ट फॉर्मेशन। और कौन कौन से यूरिया सोल्यूबल प्रोटीन हमारे पास है, विमेंटिन, फाइलेंसिन, फैकनिन। इसको लिख लेते हैं। ठीक है, विमेंटिन, फाइलेंसिन एंड फैकनिन। फैकनिन जो भी बोल लो, विमेंटिन, फाइलेंसिन, फैकनिन। ठीक है, ये हमारे पास हो गया 3। कौन से, वाटर सोल्यूबल, वाटर इनसोल्यूबल, यूरिया सोल्यूबल। अब हम बात करते हैं वाटर इनसोल्यूबल एंड यूरिया इनसोल्यूबल। ये क्या करते हैं, ये मेंटेन करते हैं ट्रांसपेरेंसी लेंस का। कौन कौन से होते हैं, 2 ही होते हैं। एक तो होता है हमारे पास MiP26 या फिर एक्वापोरिन ओ। एक्वापोरिन ओ, ये आप लिखते जाइए करिए। ठीक है, ताकि आपको क्या रहे कि याद होता रहे। अब हम बात करते हैं हमारे पास क्या है, हाई मॉलिकुलर वेट जो होते हैं प्रोटीन, जैसे हाई मॉलिकुलर हाई HMW, हाई मॉलिकुलर वेट प्रोटीन होते हैं। HM1, HM2 ये वाटर सोल्यूबल है दोनों, जबकि हमारे पास HM3 और HM4 जो होता है वाटर इनसोल्यूबल। अगर इनका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है मतलब हाई मॉलिकुलर वेट का, HM3 एंड HM4 का, तो हमारे पास क्या है, कैटरेक्ट की तरफ इशारा करता है। और दूसरी बात, अगर HM4 अकेले बढ़ रहा है कंसंट्रेशन, तो ये हमारे पास इशारा करता है न्यूक्लियर कैटरेक्ट का। ठीक है, ये तो हमारे पास हो गया प्रोटीन्स की। अब हम बात करते हैं एंटीऑक्सीडेंट मैकेनिज्म इन लेंस एंड लेंस पैराडॉक्स। अच्छा, लेंस पैराडॉक्स क्या होता है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, उसको याद करेंगे, पर उससे पहले हम देखते हैं ये क्या क्या हमारे पास और है। ओके, हमारे पास क्या है, एंटीऑक्सीडेंट कौन कौन से हैं, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेस है, कैटलेस है, ग्लूटाथियन पेरोक्सीडेस है, वाइटामिन। देखो हालांकि एंटीऑक्सीडेंट ACE होता है, बट यहाँ पे लेंस में जो होता है ए वाइटामिन ई नहीं होता है एज एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है, तो वही हमारे पास हो गया विटामिन सी, विटामिन ई, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेस, कैटलेस, ग्लूटाथियन रिडक्टेस। और हमारे पास क्या होता है, देखो यहाँ पे खुद लिखा है विटामिन ए इज नॉट एन एंटीऑक्सीडेंट इन लेंस। दूसरी बात क्या होता है, जो ऑक्सीजन लेवल होता है अराउंड लेंस जो होता है वो कम होता है, जबकि अगर हम विट्रेक्टोमी करें तो वहाँ पे जो लो ऑक्सीजन लेवल होता है वो लॉस्ट हो जाता है। इसकी वजह से क्या होगा, दिस विल लीड्स टू द इंसिडेंस ऑफ द कैटरेक्ट फॉर्मेशन। अब हम बात करते हैं, ये हमारे पास हो गया कौन से एंटीऑक्सीडेंट हैं। अब हम बात करते हैं लेंस पैराडॉक्स क्या होता है। जब इंसान बुढ़ा हो जाता है, मतलब एज हो जाती है, तो उसमें 2 चीज़ें होती हैं। ठीक है, उसी लेंस पैराडॉक्स और क्या होता है दिखाते हैं। देखो आप खुद से सोचिएगा, इंसान जब बढ़ता है तो उसके अंदर, उसकी बॉडी के अंदर जो हमारे पास, मतलब मैंने ऐसे याद किया है कि जो मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं, जो जो मिनरल्स हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये कम होते रहेंगे। तो जिससे क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में इनका एक रोल होता है ना।
जैसे मान लो एक सिंपल सा पानी का बॉटल पानी है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ है, उसके अंदर कुछ और मिनरल्स अगर ऐड हो जाए तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाएगा, है ना। लेकिन क्या होता है कि ओल्ड एज में क्या होता है, जो मिनरल्स होते हैं वो कम होता है। मैंने ऐसे याद किया, जो वो कम हो जाता है, डिक्रीज होता है, तो उससे क्या होगा, जब कम होगा तो उससे होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा कम होगा। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो पावर भी कम हो जाएगा, ठीक है। पहला बात ये, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हुआ उससे क्या होगा, पावर कम हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरी बात, कर्वेचर ऑफ द लेंस। पहले लेंस ऐसा था, ठीक है, अब मान लीजिए ऐसा हो गया, ठीक है। तो पहले कर्वेचर क्या हो गया, कर्वेचर हमारे पास इंक्रीज हो गया, ये मतलब ये कंडीशन से ये कंडीशन, पहले से दूसरी कंडीशन, ठीक है। इसमें क्या होगा, अब कर्वेचर जैसे बढ़ेगा तो हम जानते हैं P इज इक्वल टू 1/f, तो हमारे पास क्या हुआ, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू f, ठीक है। या फिर हम डायरेक्टली बोल सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कर्वेचर बोल सकते हैं, तो मतलब फिजिक्स में पढ़ा था तो फिर नीट के टाइम पे। अब क्या हुआ कि हमारे पास कर्वेचर इंक्रीज कर्वेचर लेंस, इससे क्या होगा, पावर बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे पावर बढ़ रहा है, यहाँ पे देखो पावर बढ़ रहा है, यहाँ पे पावर कम हो रहा है, दोनों बैलेंस करते हैं, इसी को बोलते हैं लेंस पैराडॉक्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं मेटाबॉलिज्म लेंस में क्या क्या होता है। अच्छा, ग्लूकोज जो होता है वो डिफ्यूज करता है लेंस के अंदर मेनली इक्वस, और विट्रस से भी करता है बट मेनली इक्वस, ठीक है। ये जो होता है वो मेजर होता है, और हमारे पास विट्रस से माइनर होता है, ठीक है, ओके। अच्छा, ग्लूकोज मेटाबोलाइज किस किस चीज़ से होता है, एक तो होता है एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस हो सकता है, दूसरी बात क्रेब साइकिल हो सकता है, या फिर सार्बिटॉल पाथवे हो सकता है। जो एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस होता है अप्रॉक्सीमेटली 80% मेजॉरिटी वही होता है। क्रेब साइकिल या फिर एचएमपी शंट जो होता है 15% अप्रॉक्सीमेटली होता है, और सार्बिटल पाथवे 5% से कम होता है, ठीक है। दूसरी बात, अच्छा सार्बिटल पाथवे जो होता है ना वो मोर एक्टिव हो जाता है किसमें, दो कंडीशन में, डायबिटीज़ में और गैलेक्टोसीमिया और डायबिटीज़ में, ठीक है। तो वो क्या कराता है, शुगर का अट्रैक्ट करता है, कैसे, ग्लूकोज जो हुआ उस पर काम किया एल्डोज रिडक्टेज, तो क्या बना, सार्बिटॉल बना। अब सार्बिटॉल जो होता है वो डिफ्यूज नहीं कर सकता, मतलब लेंस है उसके बाहर नहीं जा सकता, ठीक है। तो एक्यूमुलेट होगा लेंस में एक्यूमुलेट होगा तो जाहिर सी बात है सल्यूट है। अब सल्यूट होगा तो पानी को खींचेगा, तो इससे क्या होगा, इंक्रीज इनसे क्या होगा, मतलब पानी को खींचेगा, उसके बाद पहले देखें जब सल्यूट बढ़ता गया तो ऑस्मोटिक प्रेशर लेंस का बढ़ जाएगा, ठीक है, बढ़ा। उसके बाद हम क्या देखेंगे, जब लेंस का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ गया तो फ्लूइड जो होगा लेंस के अंदर आ जाएगा, जिसकी वजह से ओपेकिफिकेशन हो जाएगा, उससे कैटरैक्ट बनता है, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख लीजिए, आप याद करने का ग्लूकोज था, इस पर एल्डोज रिडक्टेस काम किया, ठीक है। हमारे पास क्या बन गया, सार्बिटॉल। अब सार्बिटॉल जो होता है बॉडी मतलब लेंस के अंदर डिपॉजिट होता गया अब क्या हो, एक्यूमुलेट होता है लेंस में, यही लिख लो, एक्यूमुलेट इन लेंस, ओके, एक्यूमुलेट इन लेंस। उसका क्या होगा, इंक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर, फ्लूड, तो जिससे क्या होगा, फ्लूड डाउन होगा, फ्लूड आएगा, फ्लूड आने की वजह से क्या होगा, ओपेफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारे पास पाथवे। अब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट, अच्छा ठीक है, ये तो हमारे पास हो गए सार्बिटल पाथवे, जैसे मतलब मेनली मोर एक्टिवली जो होता है वही देखने में मिलता है हमारे पास किसमें, डायबिटीज और ग्लैक्टोसीमिया में। अच्छा, अब हम बात करते हैं एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है लेंस के अंदर, जो एस्कॉर्बिक एसिड होता है, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड जो लेंस के ट्रांसपोर्ट ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड इन लेंस किसके थ्रू होता है, वो होता है सोडियम डिपेंडेंट SV-C2A एक्टिव, मतलब ट्रांसपोर्ट सोडियम डिपेंडेंट SV-C2, ठीक है, SV-C2 जो कि एक्टिव प्रोसेस है, ठीक है। ये हमने देख लिया, अब हम जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं इसका, ठीक है, रिवाइज करेंगे और मतलब जितना जल्दी हो सकता है, ठीक है। मुझे याद है, मतलब मुझे लगता है कि आप लोग को याद हो गया, ठीक है। लेंस में हम पढ़ेंगे सबसे पहले, कलर इसका ट्रांसपेरेंट होता है, ब्लड सप्लाई एवस्कुलर और नर्व सप्लाई भी इनओर्डिनेट, मतलब इसका ब्लड सप्लाई नर्व सप्लाई नहीं होता है। शेप बाई कॉन्वेक्स होता है, दूसरी अगर हम बात करें एंटी सरफेस जो होता है वो लेस कॉन्वेक्स होता है, जिसकी वजह से हम बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 मिलीमीटर है, मतलब ज़्यादा होता है थोड़ा सा कंपेरिजन टू पोस्टीरियर सरफेस जो मोर कॉन्वेक्स है, फिर जो मोर कर्व्ड है, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा वो 6 मिलीमीटर होगा। इक्वेटर की डायमीटर अगर हम बात करें तो 10 मिलीमीटर होता है। इंटरपोस्टीरियर अगर हम इंटरपोस्टीरियर डायमीटर वही जोड़ लो, इंटीरियर पोस्टीरियर। अगर हम बात करें पोजीशन या फिर साइट ऑफ द लेंस होता है वो पटेलर फोसा में होता है। रिफ्रैक्टिव पावर अगर हम लेंस की बात करें तो 1619 डायोप्टर होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है लेंस का होता है सेंट्रल पार्ट का 1.406 होता है, और अगर हम बात करें पेरिफेरल पार्ट का तो 1.386 होता है। लेंस डेवलप फ्रॉम द सरफेस स्टूडम, अगर हम बात करें लेंस और एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स तो हमारे पास क्या है, विट्रस बेस है, एक हमारे पास विट्रस बेस है, इसका
बाद हमारे पास क्या है, विगेट्स लिगामेंट्स होता है। ये क्या होता है, अटैचमेंट होता है, एक लिगामेंट का अटैचमेंट होगा बिटवीन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लेंस एंड एंटीरियर फेस ऑफ द विट्रस। अगर हम बात करें बर्गस स्पेस या फिर रेट्रोलेंटल स्पेस, ये स्पेस होता है बिटवीन लेंस एंड विट्रस। उसके बाद हम बात करते हैं क्लोकेट कैनाल। ये क्या होता है, पोस्टीरियर स्पेस फॉर हाईलाइट आर्टरी, जो कि 8th मंथ पे मतलब जो रिक्वायर्ड होता है फॉर द सप्लाई ड्यूरिंग द एम्ब्रियोजेनेसिस। अब हम बात करें क्लोकेट कैनाल और हाईलाइटेड आर्टरी जो होता है डिसअपीयर होता है 8th मंथ ऑफ gestation। अगर वो परसिस्ट करते हैं तो दो कंडीशन होता है, मिटेंट ऑफ डॉट या फिर बर्गमस्टर पेप्ले। मिटेंट ऑफ डॉट ये होता है रिमिनेंट ऑफ हाईलाइट आर्टरी एट द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लेंस। अगर हम बात करें बर्गमस्टर पेप्ले क्या होता है, रिमिनेंट एट द ऑप्टिक्स डिस्क। उसके बाद हम बात करते हैं लेयर्स की। अगर हम बात करें लेयर 4 होते हैं, आउटरमोस्ट कैप्सूल, एंटीरियर एपिथेलियम, कॉर्टेक्स और हमारे पास कौन सी न्यूक्लियस है, ठीक है। अगर हम बात करें आउटरमोस्ट जो लेयर होता है कैप्सूल होता है, कैप्सूल जो होता है वो थिकेस्ट बेसमेंट मेम्ब्रेन पूरी बॉडी में होता है, टाइप 4 कोलेजन का होता है। थिनेस कहाँ होता है, पोस्टीरियर अप्रोक्सीमेटली 4 माइक्रोमीटर। और अगर हम बात माइक्रोमीटर, अगर हम बात करें थिकेस्ट की तो पोस्टीरियर प्रीऑक्यूटाइल होता है अप्रोक्सीमेटली 23 माइक्रोमीटर। और अगर हम बात करें एंटीरियर प्रीऑक्यूटाइल का होता है 21 माइक्रोमीटर।